तो हम लोग सेट थ्योरी के वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, सेट थ्योरी और उसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो उसी स्टेटमेंट क्वेश्चंस की कंसेप्ट को अब आगे बढ़ाते हैं और थोड़े से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा वेट करें। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में काफी स्मॉल सा, लेकिन स्मॉल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत स्मॉल नहीं है। रीड करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स का उन्होंने सर्वे किया। या तो ये यूनियन या ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स 18 स्टडी ओनली इंग्लिश। 100 में से जो 18% हैं दे स्टडी ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश बट नॉट हिंदी। यहाँ हिंदी लिखा है बट नॉट पंजाबी। 3 लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी का क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से 18 स्टडी ओनली इंग्लिश। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश नॉट हिंदी एंड नॉट पंजाबी, वो 18 है। 18 स्टडीइंग ओनली इंग्लिश, 23 स्टडीइंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद इंग्लिश एंड नॉट हिंदी एज 23, वो इंग्लिश सीखते हैं और हिंदी स्टडी नहीं करते हैं, तो ऐसी नंबर 23 है। 8 स्टडी इंग्लिश एंड पंजाबी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इंग्लिश एंड पंजाबी इज 8। 8 स्टडी इंग्लिश एज वेल एज पंजाबी। 26 स्टडी इंग्लिश एनी 26। 48 स्टडीइंग पंजाबी NP 48। 8 स्टडीइंग पंजाबी एंड हिंदी, एंड पंजाबी एंड हिंदी इज 8। 24 स्टडी नो लैंग्वेज। इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज 24 लोगों को पसंद नहीं है। नॉट हिंदी एंड नॉट इंग्लिश एंड नॉट हिंदी एंड नॉट पंजाबी। 24 स्टूडेंट्स स्टडी नो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज इनको पसंद नहीं है। 24। फाइंड। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछ दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग हिंदी। एक तो आपको NH बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट्स। ये 2 थिंग्स आपको बतानी है और ये डाटा आपके सामने दिया हुआ है। तो ये फिर ये बताओ मुझे बेटा, ये यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है, क्या चीज है? यूनिवर्सल सेट। सर ये यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल सेट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज 100। वो यूनिवर्सल सेट क्यों है? सर क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं जो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों भी लैंग्वेज नहीं लिए हुए हैं, कोई 4th लैंग्वेज लिए हुए हैं, और इसकी वजह से वो यूनिवर्सल सेट बनता है। तो ठीक है, यूनिवर्सल सेट बनता है। तो हम सर मुझे जो आपने सेकंड लिखे NE-H-P = 18, सर उसमें हमने P क्यों ऐड किया है? उसमें लिखा है 18 स्टडी ओनली इंग्लिश।
ओनली वर्ड की वजह से किया है बेटा, ओनली इंग्लिश, नो अदर लैंग्वेज। बट नॉट हिंदी सर, पंजाबी तो आया ही नहीं बीच में उसके। पंजाबी क्वेश्चन में है ना पंजाबी। ओके सर। हाँ, उन्होंने बोल दिया ओनली इंग्लिश, उस टाइम तक पंजाबी नहीं है, पर आगे क्वेश्चन के अंदर पंजाबी है। ओनली इंग्लिश, नो पंजाबी, नो फ्रेंच, नो हिंदी, नो संस्कृत, नो अदर लैंग्वेज। अब आपके क्वेश्चन में जो आए वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके सर। ठीक है, स्टेटमेंट देते टाइम उन्होंने ओनली वर्ड थोड़ा अर्ली लिख दिया। ठीक है, हाँ, ये ओनली इंग्लिश थोड़ा बाद में लिखते, जब इंग्लिश पंजाबी हिंदी हम लोग जान लेते क्वेश्चन में कि यस 3 लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो उसके बाद उनको लिखना चाहिए। तो ये तो हो जाता है, ऑथर है, राइटिंग कर दी थोड़ी बिफोर या आफ्टर, और क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए आगे, ये चीज को आगे बढ़ाता हूं, इससे ना आपको यूनियन मिल सकेगी, जो यूनियन कभी काम आ जाएगी। इससे हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और चीजें देखेंगे। तो एन ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन पी डैश इज इक्वल टू 24। इसका मीनिंग हुआ एन ई यूनियन एच यूनियन पी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू 24। डिमोर्गन्स लॉ अप्लाइड, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज कॉल्ड ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब ये अच्छा, ये डैश जो है इसे रिमूव करने का आपके पास मेथड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच यूनियन पी इक्वल टू 24। एन यू आपको पता है 100 है, माइनस एन ई यूनियन एच यूनियन पी इज 24 माइनस 100 दैट इज माइनस 76। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दो, ई यूनियन एच यूनियन पी इज 76। ये है यूनियन ऑफ ई एच एंड पी, और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन आपके पास उधर है सामने। तो इन सब से हम लोग अब वेन डायग्राम बनाने की ट्राई करेंगे। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वेन डायग्राम से ही मिल सकते हैं। यूनियन ध्यान रखना 76, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन उस पेपर के ऊपर है। ये देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन है। दिस इज सफिशिएंट फॉर ड्राइंग वेन डायग्राम एंड इज नॉट सफिशिएंट फॉर फाइंडिंग यूनियन। यूनियन इससे नहीं निकलेगी, यूनियन तो उससे निकल गई। यूनियन के लिए 7 आइटम्स चाहिए होते हैं। ये वो वाले आइटम्स है भी नहीं जो चाहिए होते हैं। वैसे 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 आइटम्स इन्होंने दे रखे हैं। हमें चाहिए होते हैं 7, और वो 7 ये वाले नहीं, कोई दूसरे चाहिए होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने किया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन यूनियन के लिए सफिशिएंट नहीं है। यूनियन तो उधर से आ गया कंप्लीमेंट से। तो इससे आप वेन डायग्राम तैयार करिए और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएंगे। वेन डायग्राम के लिए 1 सर्कल, अनदर सर्कल एंड 1 मोर सर्कल इंटरसेक्टिंग बोथ दीज सर्कल। ये आपका ई, ये एच और ये पी कर लिया। ठीक है, अब देखना इधर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट 100, वो तो हम अभी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ई माइनस एच माइनस पी, ये हमको पता है। ई माइनस एच माइनस पी ये एरिया है, पहचानो आप। ये एरिया है ई माइनस एच माइनस पी। इसी एरिया में कितने मेंबर हैं? 18। तो ए इक्वल टू 18 बोल देता हूं।
ए की वैल्यू 18 है, इस एरिया में 18 मेंबर्स हैं। आगे चलिए, ई माइनस एच, ई माइनस एच, ई माइनस एच का एरिया कौन सा है? ये है ई, ध्यान से देखना, ये ई है पूरा ई, और ये इधर वाला एरिया एच है, ये एच का एरिया है, ध्यान से देखो। ई माइनस एच ये एरिया हुआ ये वाला, बी यही है ई माइनस एच। ई माइनस एच मतलब बी प्लस 18 है, ई माइनस एच में ये बी आएगा और ये 18 भी आएगा। ए प्लस बी एरिया ई माइनस एच में है, पहचाना आपने? ए प्लस बी, यस सर। हाँ, ये ई माइनस एच का एरिया है और ये 23 के इक्वल है। यहां साइड में मैंने लिख दिया, आप एग्जाम में लिखें थोड़ा और प्रॉपर लिख लें। ई में होना चाहिए और एच में नहीं होना चाहिए, तो एच में नहीं होना चाहिए तो एच में ये निकाल दो। ए प्लस बी जो है वो ई का एरिया है, और ई का ये एरिया 23 के इक्वल है। ई माइनस एच जो है वो 23 के इक्वल है, और ई माइनस एच में एरिया बैठता है ए प्लस बी, तो उसमें ए की वैल्यू 18 प्लस बी इक्वल टू 23, बी की वैल्यू 5। ये जो बी हमने अब ऐसे लिख दिया टेम्परेली, वो 5 है, यहां पे लिख दिया। ऐसे वेन डायग्राम धीरे धीरे कंप्लीट करने का ट्राई कर। वेन डायग्राम हो गया, उसके बाद सॉल्यूशन आसान हो जाता है। आगे चले, ई इंटरसेक्शन पी इज 8। ई इंटरसेक्शन पी का एरिया पहचानो, ये बी प्लस सी है बेटा। ई इंटरसेक्शन पी का एरिया है बी प्लस सी, ये बी प्लस सी, तो एन ई इंटरसेक्शन पी, क्वेश्चन कहता 8, हमारी तरफ से बी प्लस सी इज 8, इसमें बी 5 है, तो 5 प्लस सी इज 8, सी की वैल्यू 3, तो सी इसमें 3 आ गया है, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर सी की वैल्यू 3। अब अगला रीड करो। हाँ, एनी 26 जो सेट ई में है उसमें टोटल 26 मेंबर्स हैं। एनी 26, अब ई में मेंबर आए, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ई के मेंबर्स हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 26। इनमें बहुत सारे मेंबर पता है, 18, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3, डी इक्वल टू 26। डी की वैल्यू 0 आ गई बेटा, ये 26 और 26 डिलीट हो गया। डी में वहां एरिया तो दिख रहा है पर वो कुछ भी एरिया नहीं है, 0 है वहां पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट एरिया इज 0, एरिया है पर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी नहीं है। अब अगली स्टेटमेंट रीड करते हैं। एन ई इक्वल टू 26, वी हैव डन। एन पी इक्वल टू 48, एनपी 48, फिर और भी एक नीचे स्टेटमेंट दिखती है, पहले एनपी को देख लेते हैं। ये हमने जहां तहां पे बॉक्स बना दिए हैं। एनपी इक्वल टू 48, एनपी ये एरिया है, इसमें ना बी सी ई एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 48, बी प्लस सी हो गया 8, और ई प्लस एफ का अभी पता नहीं है 48, तो ई प्लस एफ अभी तक 40 है। इस इक्वेशन को अभी यूज करेंगे थोड़ी देर के बाद। ई प्लस एफ 40 निकल गया। अब और देखो आगे क्या है, एन पी इंटरसेक्शन एच इज 8, लास्ट एक सेंटेंस और रह गया, एन पी इंटरसेक्शन एच इज 8, यहां पर देखना। पी इंटरसेक्शन एच,
देखिए ये वाला एरिया है P इंटरसेक्शन H इज दिस एरिया, जो कि C प्लस ई है, 3 प्लस ई, 3 प्लस ई की वैल्यू 8, तो E की वैल्यू आ गई 5, E की वैल्यू 5, ये E लिखा है, ये 5 हो गया। और E की वैल्यू यहां पर लिख दो, 5 प्लस F इक्वल टू 40, तो F की वैल्यू 35 आ गई। एक अब भी रह गया ये G निकालने को, ये एरिया रह गया, तो G निकलेगा जो आपने यूनियन निकाल रखी है उसके बेस पर। आपने N यूनियन H यूनियन P इक्वल टू 76 निकाल रखा है, उससे G की वैल्यू आएगी। देखो आपके सामने बताता हूं, N E यूनियन H यूनियन P इज 76, ठीक। सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इज 76, क्योंकि यूनियन का मतलब है ऑल दीज एलिमेंट्स। तो देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G तक है 76। इनमें से जो भी वैल्यूज आपको आती हैं उनको लिख दीजिए। A 18, B 5, C 3, D 0, E 5, F 35, G not known 76। ये हो गया 48 यहां तक, और 8 56 और 10 66 हो गया बेटा। सो G इज 10, 76 माइनस 66। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, जिसको मैंने काफी इजी मैनर में बताने की एफर्ट की। अब वेन डायग्राम आपका तैयार है, G की वैल्यू 10 आ जाने के बाद, G 10 आ गया। नाउ वी आर इन द पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग हिंदी। फाइनल स्टेप है ये NH। क्या बेटे आप बता सकते हो वेन डायग्राम को देख करके कि NH कितने हैं? 10। NH में आएगा बेटा N, हिंदी ओनली नहीं है, फुल NH, हिंदी ओनली नहीं लिखा है। 18। यस, 10 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5, ये सब हिंदी वाले हैं। अब प्योर हिंदी वाले अगर मांगे तो 10 है, हिंदी ओनली तो वो 10 है, ये 18 हो गया। NH 18 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी हिंदी नॉट इंग्लिश एंड नॉट पंजाबी, वो वाले 10 है। ये आपके डाउट रिमूव करने के लिए लिख दिया, ये नहीं मांगा क्वेश्चन ने, ऊपर वाला मांगा। एक क्वेश्चन इनका और है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी। N E इंटरसेक्शन H, इंग्लिश एंड हिंदी वाले, पहचान मारे, इंग्लिश एंड हिंदी। 3। यस बेटे, C प्लस D, ये इंग्लिश एंड हिंदी का एरिया है, ये वाला, ये C प्लस D एंड इट इज 0 प्लस 3, दैट इज 3। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ भी पूछ बैठे, इस वेन डायग्राम में उस चीज का आंसर होता है। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन स्लोली एंड इफेक्टिवली, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड इन द क्वेश्चन। सो लेट अस मूव फर्दर। आप क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस के तो हो नहीं पाता ज्यादा, तो जो लोग समझ गए वो प्रैक्टिस जरूर कर लें। इसको देखो क्वेश्चन 21 को, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए यहां रखा कि इसमें परसेंट वाली बात दी है, कि कभी परसेंटेज देखा नहीं तो स्टूडेंट सोचता है पता नहीं न्यू क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, और ये KV 2017 में 6 मार्क का आया था। So let us try this question. In a town of 10,000 families,
It was found that 40% families buy newspaper A. 10,000 families का वो टाउन था, और यूनियन यूनिवर्सल का तो हम डिसीजन बाद में ले लेंगे. It was found that 40% families buy newspaper A. NA. Number of people who buy newspaper A was 40% of 10,000. मतलब 40% इंटू 10,000 इक्वल टू 2 जीरो कट जाएंगे और 4,000 आ जाएगा. 40% किया तो 4,000. इसका मतलब 20% करोगे तो 2,000, 10% करोगे तो 1,000. तो क्लियर हो गई बात. ठीक. तो 20% बाय न्यूज़पेपर बी, तो एनबी अपने 20% ऑफ 10,000, जो कि अब अंदाजा लग गया 2,000 होगा. वो 4 था तो ये 2 होगा. एनबी हो गया. एनसी 10% बाय न्यूज़पेपर सी. एनसी 10% ऑफ 10,000, ये हो गया 1,000. न्यूज़पेपर सी. 5% बाई ए एंड बी. Number of people who buy A and B is 5% of 10,000. 5% कितना होगा? है कुछ एस्टीमेट बेटा? 500. 500. Yes, 5 by 100 into 10,000. 2 जीरो कट कर दो तो दिस इज 500. एन ए एंड बी. 3% by B and C, and B intersection C is 3% of 10,000. That will be 300. आगे चलिए. 4% A and C, and A and C, it is 4% of 10,000. ये 400 आने वाला. 4% का मतलब 400. 40% का मतलब 4,000. 2% families buy all the 3 newspapers, and A intersection B intersection C is 2% of 10,000. That is equal to 200. Find. अब आपसे कुछ फाइंड करा दिया. नंबर ऑफ families which buy newspaper A only. Number of families which buy newspaper A only का मतलब है A not B not C. Only word, be very careful. Only का मतलब है A, and they should not buy B, they should not buy C. Needed. और भी मांगा इन्होंने. Number of families which buy none of the papers. एक मिनट, ये रीड करो. Number of families which buy none of the papers A, B and C. इन्होंने एक चीज मांगी कि नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी. ये भी मांग दिया आपसे. और क्या डिमांड है? सी में देखो, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ओनली वन न्यूज़पेपर. एग्जैक्टली वन पेपर. ये हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. नंबर ऑफ फैमिलीज which by exactly one paper. exactly one paper वाले बुक से रीड करने पड़ेंगे वेन डायग्राम से बाद में. ये 3 things I think question has demanded. और KV 2017 का आया हुआ क्वेश्चन. इंफॉर्मेशन ये सामने. क्या आप बता सकते हैं ये 10,000 इस क्वेश्चन में क्या है? यूनिवर्सल सेट. यस बेटे, क्योंकि ये चीज आपसे मांग दी. ये यस. A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश जब आपसे डिमांड किया, इसका मतलब इन 10,000 में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते. इससे कुछ आइडिया लगता है कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते, ऐसे लोग इसमें शामिल हैं. एक तो यहां से आइडिया लग गया. और कहां से आइडिया लगता है कि ये यूनिवर्सल सेट है?
क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये वही इंफॉर्मेशन हैं जो यूनियन निकालने के लिए सफिशिएंट होती हैं, इनसे यूनियन निकल जाती है। तो यूनियन तो हम निकाल सकते हैं, तो ये 10,000 फिर किस लिए दिया, तो इसलिए भी ये यूनिवर्सल सेट बैठता है। ठीक है, क्योंकि यूनियन की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वी कैन फाइंड यूनियन आवर सेल्फ। जब यूनियन हम निकाल तो इनको देने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने जो दिया वो मोस्टली यूनिवर्सल सेट है, और यहां पर आके तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि वो यूनिवर्सल सेट है। तो हम लोग यूनियन निकाल लेते हैं, यूनियन विल बी यूज्ड हियर इन डूइंग दिस। और यूनियन वेन डायग्राम से निकल जाता है, पर वेन डायग्राम से ना निकालें, क्योंकि यूनियन का फार्मूला फेमस बड़ा है। आपका जो एग्जामिनर है वो यूनियन का फार्मूला उसमें सर्च करेगा, तो इसलिए आप वेन डायग्राम से यूनियन ना निकालें। वैसे वेन डायग्राम से यूनियन भी निकल जाती है, अभी मैंने बताया था ना वहां तो पॉसिबल नहीं था क्वेश्चन और किसी मेथड से पिछले वाले में, तो यूनियन भी निकल जाती है उससे वेन डायग्राम से। लेट अस राइट एन ए यूनियन बी यूनियन सी का वो यूज फार्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर एन सी इंटरसेक्शन ए, और फाइनल में प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फुल फार्मूला है, और इस फार्मूले में हम लोग करेंगे फिलिंग। सर 7th एलिमेंट में कॉम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए थे, ए कॉम्प्लीमेंट। यही फार्मूला होता है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यस, कॉम्प्लीमेंट नहीं, यही होता है। ओके सर। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में यहां लिख रहा हूं 4000 प्लस 2000 ऊपर लिखा है इंफॉर्मेशन, अच्छा वहीं से मैं कॉपी करके लिख रहा हूं, आपको बताया हुआ सारा। फिर माइनस दिस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, ये है अपना 500 प्लस 300 प्लस 400, फिर प्लस करके ये लास्ट वाली इंफॉर्मेशन है, ये है 200। ग्रुप वाइज लिख दी जो कैलकुलेशन में आराम रहे। 7000 हो गया ये, माइनस 5384 1200 और प्लस 200, तो ये हो गया 6000। ये आपकी यूनियन हो गई, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज 6000 रेडी। अब हम आपका वो कंप्लीमेंटेशन जो इन्होंने पूछा है वो इसी से निकल जाएगा। नाउ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इन्होंने मांगा है, और उसी की ये तैयारी थी। दिस इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी यूनियन सी होल कंप्लीमेंट, and this is equal to number of people in the universal set minus n a union b union c। nu हो गया 10,000, number of people in the universal set 10,000 minus union है 6,000, तो there are 4,000 persons, 4,000 families which buy no newspaper out of A, B and C। वो कोई D न्यूज़पेपर बाय करते होंगे या बाय करते ही नहीं। बेटे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। No sir। Okay, so with this information we draw Venn diagram now। अब आगे का जो वर्क है वो वेन डायग्राम से होगा। जो ये कर लिया ये भी वेन डायग्राम से हो जाता है, पर फिर यूनियन जो है वो वेन डायग्राम से ना करें, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो वेन डायग्राम से करें। ये मेरी आपको एडवाइस है। ये इंफॉर्मेशन है सामने, ये देखो, दिस विल इनेबल यू टू ड्रॉ वेन डायग्राम करेक्टली। यहां से वेन डायग्राम ड्रा होगा इतनी इंफॉर्मेशन से। तो वेन डायग्राम के लिए क्या करते हैं, सर्कल
1, फिर सर्कल 2, फिर सर्कल 3, ABC राइटिंग। अच्छा, अब जो इंटरसेक्शन है ना, तीनों का इंटरसेक्शन A, B एंड C, यहाँ बॉटम में इसे देखो, N, A एंड B एंड C 200, वो यहाँ पर फिल किया जाएगा। यही है तीनों का कॉमन एरिया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये एरिया है, इसमें 200 फिल किया जाएगा। अब इसके धीरे धीरे ऊपर चलते चलिए। A इंटरसेक्शन C को देखो 400, और यहाँ फिजिकली देखो A इंटरसेक्शन C हमारे में किधर है, हमारे में A इंटरसेक्शन C का एरिया ये बैठता है बेटा, A इंटरसेक्शन C, जो A में भी हो और C में भी हो, तो ये एरिया C में भी है और A में भी है, तो इसमें टोटल ना 400 आने हैं, तो 200 ऑलरेडी देयर, 200 और लिख दो। ये देखो ये हो गया। एग्जामिनर को समझाने के लिए ABCDEF जो अभी पहले लिखा था वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, ऊपर चलो, NB इंटरसेक्शन C 300, ये देखिए 300, तो B इंटरसेक्शन C इस एरिया में ना 300 आने हैं, 300 में 200 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 100 यू कैन राइट नाउ। इसके फिर ऊपर चलो, NA इंटरसेक्शन B 500, A इंटरसेक्शन B, ये वाला एरिया, इसमें 500 आने हैं, 200 ऑलरेडी आ गए, यहाँ 300 और दे दो। और ऊपर चलो, होल सेट C में ना 1000 आने हैं, 1000 माइनस, और इसमें 2 2 4 500 आ भी गए हैं, तो ये एरिया में 500 आएंगे। उसके ऊपर चलो, NB 2000, होल सेट B में आने 2000 माइनस 3 2 5 1 600 पहले ही आ गए, तो रह गए कितने 1400। और ऊपर चले, A में आने टोटल 4000, इसमें आने 4000 माइनस बहुत सारे आ भी चुके हैं, 3 2 5 2 700 आ चुके हैं, तो रह गए हैं अपने 3300। अब कोई डाउट हो पूछो बेटा। नो सर। सो वी गो टू द लास्ट पार्ट की, व्हाट इज डिमांडेड। इन्होंने डिमांड की है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाय A नॉट B नॉट C, एक्सक्लूसिव A वाले कितनी फैमिलीज हैं बेटा, रेफर द डायग्राम। 3300। 3300 राइट आंसर है, क्योंकि ये ही वो एरिया है जो BC के साथ क्लैश नहीं करता। इसके बाद इन्होंने पूछा नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय एग्जैक्टली 1 पेपर। एग्जैक्टली 1 पेपर वाले तब तक सोचो कौन कौन से। 3300 प्लस 1400 प्लस 500। यस बेटे, बिल्कुल सही है। 3300, ये वाली नंबर, ये वाली और ये वाली नंबर को ऐड कर दो, तो 3300 प्लस 1400 प्लस 500, दिस कैन बी रिटन एज 00। 5200 लग रहा मुझे तो। ये आपका आंसर हो गया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नोट्स जरूर बना लेना, अच्छा अपने हाथ से, साथ में आप लिखते होंगे, साथ में लिखा करो, कुछ छूट जाए उसको बाद में लिखिए। बाद में आपके पास ये पेपर्स जाते हैं तो वो इसीलिए भेजते हैं इतना पेन लेके कि आप उसको लिख सकें। तो जो छूट गया वो उसमें राइटिंग कर लें, मैक्सिमम राइटिंग साथ ही साथ कर लें, क्योंकि जब तक हम सिखाते हैं ना, डबल डबल सिखाते हैं, तो यू कैन राइट सम इंफॉर्मेशन हियर इटसेल्फ। और अब है ये क्वेश्चन है नंबर 10, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। ये 2 क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन क्या, आप ये मानो कि ये फार्मूले हैं दोनों, ठीक है। इनको हमें क्या करना, प्रूव करना है।
शो दैट नंबर 1 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, कहते हैं इसे प्रूव करके दीजिए। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, ये तो थ्योरम मान लो, थ्योरम है। और थ्योरम में कंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, तो वो करने होते हैं। तो इसमें क्या है, ये काफी स्पेशल सा क्वेश्चन है और फार्मूला टाइप है। पहले तो फार्मूले की तरह इसको याद करो। एक यूनियन हो, एक इंटरसेक्शन हो और दो सेट इक्वल हो। यूनियन लगाओ, इंटरसेक्शन लगाओ और टू सेट इक्वल लगे हो, तो वो जो बचा हुआ सेट बी है ना, वो बिल्कुल टोटली एलिमिनेट हो जाता है और आंसर में क्या आता है, ए आया करता है। इसी तरह अगर ए को लिखना है तो ए कैन बी रिटन एज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बी की जगह अगर सी भी हो तो आंसर ए ही आएगा, बी की जगह डी हो तो आंसर ए ही आएगा। तो फार्मूला है, एक दो क्वेश्चन इस फार्मूले से प्रूव करने होते हैं। अगले क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपको दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन ऑपरेट करना है, बोथ साइड्स में। मैंने रेड से लिख दिया, ये क्वेश्चन में ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन को किसी और मेथड से ट्राई नहीं करना, दूसरे मेथड से ये होता नहीं है। तो अंदर हमने लिख दिया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और उधर आपका ये कॉपी कर देना, ये चीज कॉपी, इधर दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन लगा दिया। एक और क्वेश्चन है, अभी करेंगे। वहां ना, यहां इंटरसेक्शन लिखा है, यहां यूनियन लिखा है। जब यहां इंटरसेक्शन लगा है यहां पे, तब यहां बी यूनियन से ऑपरेट होगा, दूसरे क्वेश्चन में बी यूनियन लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दो पार्ट है, एक फर्स्ट एक सेकंड। जब ये वाला करोगे ना तो बी का इसके साथ यूनियन लगाना है। मैं प्रूव तो इसको बाद में करूंगा, पर ये याद दिला देता हूं, बी का यूनियन लगेगा तब ये प्रूव होगा, और बी का इंटरसेक्शन लगेगा तब ये प्रूव होगा। मतलब जब यूनियन पहले है ना तो आपको इंटरसेक्शन लगाना है, और इंटरसेक्शन पहले तब यूनियन लगा के देनी है। तो बी यूनियन और ब्रैकेट में हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को लिख देते हैं, बी यूनियन। ये सिचुएशन। तो वी विल ट्राई टू प्रूव दिस फर्स्ट, वो बाद के लिए छोड़ दिया। अभी मैं जो राइट है मैं वैसे लाइन लगा देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन ना करे इसके साथ बाद में, इसलिए। तो अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए, बहुत केयरफुल रह के समझो, बी इंटरसेक्शन ए हो गया, बी इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन कॉपी करो, फिर हुआ बी इंटरसेक्शन दैट, बी इंटरसेक्शन दिस, उसके बाद बी इंटरसेक्शन दैट, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, राइट साइड बी इंटरसेक्शन ए। इस स्टेप पे डाउट हो पूछो बेटे। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो साइड में और लिख देता हूं मैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन ए यूनाइटेड विद बी इंटरसेक्शन एक्स, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच आई हैव अप्लाइड हियर। आगे चले, बी इंटरसेक्शन ए ओके यूनाइटेड विद, इधर इसमें सारे इंटरसेक्शन, जिसमें सारे इंटरसेक्शन हो उसमें इंटरनल ब्रैकेट का कोई खास यूज नहीं होता। आप चाहे तो ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं ऐसे, और राइट साइड में बी इंटरसेक्शन है, वो वहां कुछ भी नहीं करना। अब इधर आ जाओ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, हाँ बी इंटरसेक्शन, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।
तो आप इन्हें BA को इंटरचेंज भी कर सकते हो, राइट साइड में कुछ नहीं करना। चलो आगे, B इंटरसेक्शन A ओके यूनाइटेड विद B इंटरसेक्शन B हो गया B इंटरसेक्शन A इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, दिस यूनाइटेड विद इटसेल्फ, A यूनियन A के इक्वल होता है, तो दिस यूनाइटेड विद इटसेल्फ is equal to itself, B intersection A equal to B intersection A, ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। और इसलिए आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, वो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, क्योंकि हमने दोनों साइड लेकर चले LHS एज वेल एज RHS। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अकेले LHS को लेकर के RHS इसकी कभी नहीं आती, इसीलिए इसका स्पेशल प्रूफ ये NCERT ने सप्लाई किया और मैंने आपको वो प्रूफ समझाया। अब कोई डाउट हो पूछो बेटा। हम आपको इसका 7 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो करके देते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज ऑल्सो इक्वल टू A। पहले वाले में ये था, इसी को देख के लिखा मैंने। यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन एंड स्टिल देयर इज नो इफेक्ट, इट इज A। और प्रूव करने का तरीका मैंने बताया, इसमें B यूनियन लगाना, वो सबको याद करना पड़ता है, मतलब हमें भी याद करना होता है कि इसमें B यूनियन लग के प्रूव होगा। ये एक चीज हमें याद रखनी होती है, बाकी रिमेनिंग जो है वो डेवलप हो जाता है, पर B यूनियन से ही प्रूव होगा, दूसरा कुछ कर दिया प्रूव नहीं होगा। ये ब्रैकेट के अंदर A इंटरसेक्शन A यूनियन, उधर B A। अब आगे बढ़ाओ, B यूनियन व्हाट A, B यूनियन A, उसके बाद B यूनियन व्हाट दैट, और इंटरसेक्शन कॉपी करो ऐसे, अब ब्रैकेट लगा के B यूनियन दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन X अप्लाई, B union A, find here all are unions, therefore there is no use of writing this bracket, bracket can be simply removed, आप इसे रिमूव कर दो। B यूनियन A यूनियन B, राइट साइड में कोई भी काम नहीं करना, नो एक्टिविटी। B यूनियन A ओके, इंटरसेक्शन B यूनियन, इसे इंटरचेंज कर दो B यूनियन A, और राइट साइड आपकी B यूनियन A ओके। B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B इज B यूनियन A ओके, इक्वल टू B यूनियन A, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट विद इटसेल्फ, A इंटरसेक्शन A कभी करे ना तो A आता है, तो इसके और इसकी इंटरसेक्शन आएगी B यूनियन A, और राइट साइड B यूनियन A, ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। सो रिजल्ट स्टैंड्स प्रूव्ड, दोनों साइड इक्वल आ गई है, ट्रू आ गया है। यू स्टार्टेड विद दिस, एंडेड एट दिस, स्टेप्स बहुत इजी नहीं है, यू प्रैक्टिस एट होम, in case of doubt you can ask me right now or later also you can ask। बेटे डाउट कंफ्यूजन पूछो। तो इस तरह से ये कंप्लीट, और इसका यूज कराता हूं। ये जो दो रिजल्ट हैं वो यूज किस तरह होंगे, इनका यूज इस क्वेश्चन में, इस पैटर्न के, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, 11 है, एक और है 12 है परहैप्स, इन दो क्वेश्चंस में इसका यूज है।
दोनों क्वेश्चन वैसे सेम है, नोटेशन अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। केवी 2015 में आया हुआ एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। ए बी आर सेट्स, इफ का मतलब गिवन, गिवन मैं यहां लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, और आगे और भी लिखा है इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग यूज नहीं करेंगे, इन्होंने दे दिया, एनसीईआरटी वालों ने सोचा कि एम्प्टी सेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसी एम्प्टी सेट को यूज करे बिना भी ये सोल्यूशन हो जाता है। उनकी कुछ थिंकिंग रही होगी कि एम्प्टी सेट दे दें। वी डोंट यूज एम्प्टी सेट। इन फैक्ट इफ दे डोंट गिव एम्प्टी सेट इवन देन द रिजल्ट इज प्रूवेबल। तो इसे हम एम्प्टी सेट लिख देते हैं, पर हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये लो लिख तो देता हूं। एंड के बाद एक और चीज दी हुई है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। जो एक्स है वो यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब कहते हैं शो दैट दिस हैपेंस टू प्रूव ए इक्वल टू बी। ये आपको प्रूव करके देना है, और क्वेश्चन स्पेशल है थोड़ा सा। प्रूफ रहा ये, हम ए की एक स्पेशल वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की भी वैल्यू उतनी ला देंगे, तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, प्रूव करने का स्पेशल तरीका ये है, ए इक्वल टू, अभी अभी आपने लर्न किया था, ए इक्वल टू ए यूनियन, ऐसे वाला लर्न किया था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन के आगे वहां क्या था, बी, बी था। यही अभी लर्न करके हटे हो। अच्छा, यूनियन आपको यहाँ इंटरसेक्शन पसंद हो तो इंटरसेक्शन लिख दो, दो रिजल्ट थे वो, कोई भी एक यहाँ लिख दो, वहां दो रिजल्ट थे, ए इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब बी नहीं, हमें ना यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे बी लिखो, सी लिखो, एक्स वाई जेड मर्जी है। ये रिजल्ट ट्रू है एज फार्मूला वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। अब इसको क्वेश्चन के अंदर की इंफॉर्मेशन के बेस पर आगे बढ़ाता हूं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स जो क्वेश्चन ने आपको दिया, देखिए ये दिया हुआ है, इसका इमीडिएट यूज करें, और कुछ मत कर देना। और कुछ कर दोगे तो क्वेश्चन प्रूव होने वाला नहीं है। ए इंटरसेक्शन एक्स का क्या है, इमीडिएट यूज, रैपिड यूज, देर में यूज नहीं करना, इमीडिएट यूज करें इसको। न पहले कुछ और कर बैठो, बाद में उसको यूज किया फिर होगा भी नहीं। स्पेशल क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बनाया नहीं, एनसीईआरटी वालों ने बनाया, मैं तो करा रहा हूं। अब देखिए इसमें लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें पहले वाले मत लगाना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, अभी लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाइड। अब आप इसे ए यूनियन एक्स को आप चाहे तो बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। इसमें ए यूनियन एक्स आ गया ना, यू कैन यूज द सेकेंड नंबर बी यूनियन एक्स, यू कैन राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। वो जो गिवन था उसको हमने दो जगह यूज कर दिया, और ए को आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अब सेट बी पिकअप करो, ए इक्वल टू बी लाना ना, तो बी को पिकअप करो और इतना लाके छोड़ना, जब तक इतना आ नहीं जाता तब तक एफर्ट करते रहना है। तो उसके बाद हम कह देंगे देयरफॉर ए इक्वल टू बी। ए की ये वैल्यू आ गई, बिग वैल्यू, यहीं पे छोड़, ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें। बी को कैच करो, तो हमने बी को कैच किया। बी को भी इसी तरीके से लिखिए, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, जैसे आपने ए को लिखा था
बिल्कुल उसी तरह बी को लिखिए और इमीडिएट यूज करें बी इंटरसेक्शन एक्स को चेंज करके ए इंटरसेक्शन एक्स लिख दो। ए इंटरसेक्शन एक्स लिख दीजिए क्योंकि बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके ऊपर लगा दीजिए। बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान में रखना, वो लाना है आपको, वो ए की वैल्यू है। तो देखो ए यूनियन बी लाना है, आपके पास बी यूनियन ए आ भी गया। बी यूनियन ए इज नथिंग बट ए यूनियन बी बाय कम्यूटेटिव लॉ। बी यूनियन एक्स इज बी यूनियन एक्स। So you can observe equation number 1, you can observe this equation number 2. You can see A must be equal to B because right hand sides are equal. So 1 and 2 together imply A equal to B, hence proved. ये था क्वेश्चन। एम्प्टी सेट वी हैव नॉट यूज्ड, वो जरूरत नहीं है, इन्होंने दिया तो हम चाहें तो यूज कर भी सकते थे रास्ते में, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, बहुत कंपल्सरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उन्हें देना ही नहीं चाहिए ये एम्प्टी सेट। अब उन्होंने दे दिया तो कोई बात नहीं, दे दिया तो पड़ा रहा वहां। बिल्कुल इसी पैटर्न का मैं क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट वाला यही क्वेश्चन है, वो उसकी लैंग्वेज अलग है, उसमें एम्प्टी सेट नहीं दिया हुआ है, इसमें एम्प्टी दे दिया उन्होंने, एम्प्टी सेट इधर नहीं दिया हुआ। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, जो वो है वो ये है, वो 2015 में, ये 2018 में केवी में आया क्योंकि एनसीईआरटी का इफेक्टिव क्वेश्चन है ये। लेट ए बी सी बी 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट B इक्वल टू C। ये आपको प्रूव करके देना है। तो देखो मैं प्रूव करना स्टार्ट कर देता हूं। B इक्वल टू B यूनियन B इंटरसेक्शन के बाद जो हमें सूट करेगा वो लिखूंगा, यार कुछ अलाउड है, कुछ भी लिख सकते हो। तो B इंटरसेक्शन मेरे ख्याल से हम A लिखेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है, तो हमें A सूट करेगा। अगर वहां एक्स लिखा होता तो एक्स लिख देते, हमें क्या, उनको यूज तो करना है, ये 2 रिजल्ट हैं, दे हैव टू बी यूज्ड। तो इसके बाद आप क्या करें, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू पुट कर दो, ए इंटरसेक्शन सी इमीडिएटली यूज करें, इसके साथ वर्क नहीं करना आगे। A intersection B equal to A intersection C. You will not work with this, but you will work with this. Yes, distributive law लगा दीजिए। B union A intersection B union C, ऐसे लगा दीजिए। This is equal to, अच्छा जो B union A उसी को हम A union B कहते हैं, बी यूनियन सी को बदलने की जरूरत नहीं। ए यूनियन बी की वो वैल्यू दी है, ए यूनियन सी जितना दिया उसे यूज कर दो। ए यूनियन बी की वैल्यू दी थी, हमने वहां यूज भी कर डाली, और बस सारे तो फैक्ट यूज हो गए। ये भी इधर वाला भी यूज कर लिया, इधर वाला भी यूज कर दिया। अब इस रिजल्ट को रोक दो, इक्वेशन नंबर 1। नाउ कैच सी, B इक्वल टू सी प्रूव करना, शो दैट B इक्वल टू सी। B का एक वैल्यू निकाल दिया, C को कैच करके हम यही वाली वैल्यू फिर से निकाल देंगे और फिर बोल देंगे कि रिजल्ट इज प्रूव्ड। नाउ लेट अस बिगिन विद C। तो C इज इक्वल टू C यूनियन C इंटरसेक्शन A, अभी लर्न किया हुआ है।
अगर आपकी इच्छा हो ना, यहाँ दूसरा भी फार्मूला होता है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ये फिर उससे भी हो जाएगा, वो उससे घर में करके देखना। और ये भी फिर सी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए से भी हो सकता है, पर हमने ये वाली ट्यूनिंग कैच की है, उसी से करूंगा। सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू देखो ऊपर है आपके पास, यहां भी लिखी है ये, सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ए सी और सी ए में फर्क नहीं है। सो यू कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो इसमें, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, और इसे एक बार और लिख दो जो इतने के इक्वल आ जाए, इक्वेशन 1 के इक्वल आ जाए ना। तो सी यूनियन ए को लिख दीजिए ए यूनियन सी, सी यूनियन बी कैन बी रिटन एज बी यूनियन सी। इक्वेशन नंबर 2 यू कैन ऑब्जर्व, नाउ यू सी these two are equal and therefore B equal to C. 1 and 2 together imply, let us write here, 1 2 together imply B equal to C. ये हमने ना लास्ट स्टेप यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम थी। यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस है थोड़ी, यहाँ 1, 2 टुगेदर इम्प्लाई B इक्वल टू C। इसी पेज पे फिनिश हो गया ना क्वेश्चन, इसलिए बेटा डाउट पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये कॉमन जनरल नेचर क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको आती है, रोस्टर जिसे क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ओके। तो इसे ना टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और एक फार्मूला मैं आपको देता हूं, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। मॉड अगर जानते नहीं तो मैं बता दूंगा बाद में, पर मैग्नीट्यूड, यस मैग्नीट्यूड होता, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए का ना आंसर याद करो पहले तो, माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन फार्मूला है, डायरेक्ट याद कर लिया जाता है, कमिट टू मेमोरी। और इसे मॉड बोलते हैं, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। बाकी मॉड मुझे समझाना पड़ेगा एक दिन, तो मैं ठीक से और बताऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन तो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और किसी दिन एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो ये सेट इन्होंने लिखा, पहचानो इसे, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। जेड का मतलब इंटीजर, इंटीजर में होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव। उधर कहता है -2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 का ये मीनिंग है। ए रिप्लेस बाई 2 कर दिया, फार्मूला आपको बोला याद करो। एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर लाइंग बिटवीन -2 एंड 2। -2 और 2 के बीच में कौन से इंटीजर्स लाई करते हैं बेटे? -2 -1 0 1 2। यस राइट है बेटा। -2 और 2 के बीच के सारे इंटीजर मैंने यहां लिख दिए। अब आप इनकी लिस्ट बना दो। यहां बोला ना एक्स सच दैट एक्स इज दैट, तो आप डायरेक्ट लिख दो -2 -1 0 1 2। यही हो गई रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एनी डाउट? मॉड एक्स, तब तक मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां। मॉड एक्स की 2 वैल्यूज होती हैं। मॉड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, मॉड एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। थोड़ा और समझ लो, अगर एक्स पॉजिटिव है या 0 भी है तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है।
डेफिनेशन है ये, मॉड की ये डेफिनेशन है, इसमें ये नहीं पूछना क्यों है, डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन के पीछे प्रूफ नहीं होता। इफ एक्स इज नेगेटिव देन मॉड एक्स इज माइनस एक्स, ये मॉड की डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है। ये वर्क कैसे करती है थोड़ा और बता देते हैं। ये डेफिनेशन किस तरह काम करती है देखे रहना। इफ एक्स इज पॉजिटिव देन मॉड एक्स इज एक्स, ये तो रही डेफिनेशन। अब देखना 3 जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0? 3 ग्रेटर देन 0 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। इसलिए मॉड 3 की वैल्यू 3 आएगी बेटे, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 इसी डेफिनेशन में आता है। 5 ग्रेटर देन 0 और यहां इक्वल लगा दोगे तो गलत नहीं है। 5 इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं है तो ग्रेटर देन 0 तो है। तो इक्वल साइन यहां लगा हो या ना लगा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन में इक्वल लगा हुआ है। देन मॉड 5 विल बी 5, एक्स रिप्लेस बाई 5 कर दिया। अब इसका सेकंड फेस बताता हूं। इफ एक्स इज नेगेटिव देन मॉड एक्स इज माइनस एक्स। कई लोग सोचते हैं कि मॉड एक्स माइनस तो हो ही नहीं सकता, होता है। इस माइनस एक्स की वजह से ही आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। देखो क्यों। अब देखना -3 लेस देन 0, ये बताओ -3 लेस देन 0 ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। और इसलिए आप इस डेफिनेशन को लगा सकते हो, x की वैल्यू -3 या करेक्ट है। देन मॉड ऑफ -3 विल बी माइनस ऑफ -3, क्योंकि x रिप्लेस बाई -3 करना है आपको, x की वैल्यू -3 है और माइनस ऑफ -3 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब मॉड 3 होता है, मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि मॉड x माइनस एक्स होता है x नेगेटिव होने पर, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। फिर समझो -5 लेस देन 0, तो -5 लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ -5 क्या हुआ? इट इज नेगेटिव ऑफ -5, दैट इज 5। ये आपका रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। तो यही है मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको हमने फिर से बताना है। मॉड एक्स इज प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये इसकी डेफिनेशन है। वन में रिमेंबर, कमिटेड टू मेमोरी। मन में कोई डाउट लगा हो तो डिस्कस करो बेटा। सर एक तरफ आपने जो फॉर्मूला बताया और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें माइनस से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस से एंड लेसर देन इक्वल टू a, तो ये दोनों फॉर्मूलाज है। ये इस इनइक्वालिटी का ना ये सॉल्यूशन है, वो दूसरी चीज है। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू a का ये आंसर है, सॉल्यूशन है वो। तो कुछ हाँ, वो डेफिनेशन नहीं है ये। इसका मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू a का ये सॉल्यूशन होता है। और मॉड एक्स ग्रेटर देन a हो तो यहाँ पर लिख देता हूँ, वो यहाँ यूज नहीं हुआ, कहीं और यूज होगा। तो अभी ज्यादा हमने प्रेशराइज नहीं किया। मॉड एक्स ग्रेटर देन a हो तो इसका आंसर है x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन प्लस a। अभी याद कर लो, चाहे बाद में याद कर लेना, अभी ये यूज नहीं हुआ। ग्रेटर देन a का ये आंसर होता है, लेस देन a का वो आंसर होता है। So here is a small question again, number 15 है ये। A union B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और RHS A आनी है। इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। A यूनियन
बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन देखो दोनों में है, मैं एक बार इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए रीराइट कर देता हूं। ए यूनियन दोनों में भी है, ये अलग है, ये बी और वो बी डैश। ए यूनियन जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको परमिट करता है, ए यूनियन वर्ड को कॉमन ले सकते हो, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको परमिट करता है। ए यूनियन वर्ड तब कॉमन आ जाएगा जो बीच में इंटरसेक्शन लगा हो, तो कॉमन आ जाएगा। तो पता है अंदर क्या रह गया, बी इंटरसेक्शन बी डैश। कॉमन टाइप का ले लिया, लेकिन कॉमन नहीं, कॉमन वाली बात सेट थ्योरी में होती नहीं है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब यहां से उसे समझो, सही लिखा है, ए यूनियन बी इज हियर, इंटरसेक्शन यहां, ए यूनियन बी डैश यहां, यूनियन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड बी डैश। ए यूनियन हमने बी को भी दे दिया और ए यूनियन उठा के बी डैश को भी दे दिया, दोनों को दे दिया। तो इससे वो इजीली आ जाता है, पर उससे ये थोड़ा ना कॉमन लेना समझ लो, कॉमन लेना टाइप है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स है ये। ए यूनियन कॉमन ले लिया, बी इंटरसेक्शन बी डैश, ये आ गया। तो आगे चलता हूं, बी इंटरसेक्शन बी डैश आपको आता है बेटा, नल बी, सेट। यस, बी इंटरसेक्शन बी डैश इज कॉल्ड नल सेट। बी और बी डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अच्छा, ए यूनियन फार की वैल्यू बताओ, ए, यस, ए यूनाइटेड विद एम्प्टी सेट इज ए, और तब तक आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। यू गॉट द आंसर, यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट है बेटा। ये केवी 2014 में आया था, जो अभी अभी किया। और अब आपको मैं थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कराता हूं। अब यहां से वो क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं जो सेट थ्योरी के थे ना, अब वो फिनिश हो गए। अब यहां से स्टार्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये सामने जो एक फोटोग्राफ देख रहे हो आप, ये रेनी डिस्कार्ड्स का फोटो है। डिस्कार्ड्स में यह एक थोड़ा इसका अगर पार्ट करें ना तो कार्ट आया हुआ है, कार्ट्स। तो इनके फ्रेंड थे ना इनके, तो इनको कार्ट ही बोलते थे, जो मजाक में बोलते थे कार्ट है ये है ना। तो इसने डिस्कार्ड्स को भी काफी अपना नाम ये कार्ट्स ना काफी पसंद था, इनको ये कार्ट्स नाम अपना पसंद था। तो इन्होंने कार्ट्स नेम से, कार्ट्स के इस नाम से कार्टेशियन ज्योमेट्री बना दी। इसने बनाई क्या, कार्टेशियन ज्योमेट्री। और वो कार्टेशियन ज्योमेट्री आपके तो कोर्स में है सारी की सारी, तो वो ज्योमेट्री जब सामने आएगी तब आपको मैं सिखाऊंगा। जो ये एक्स एक्सेज वाई एक्सेज है ना, वो उसका इन्वेंशन इन्होंने ही किया था। एक्स एक्सेज वाई एक्सेज, इसी को कार्टेशियन ज्योमेट्री कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो कार्टेशियन क्यों बोलते हैं, इसी के नाम पर, क्योंकि इनका नाम था डिस्कार्ड्स। तो उन्होंने अपने नाम पर कार्टेशियन ज्योमेट्री बनाई और कार्टेशियन सिस्टम बनाया। और आज हमने इनका यह नाम इसलिए याद किया कि इन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बनाया। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ऑफ सेट्स। सेट्स का मल्टीप्लाई करना इन्होंने सिखाया। और जब सेट मल्टीप्लाई हो गए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना रिलेशन वर्ड, उससे फिर क्या बनेगा, रिलेशन। फिर रिलेशन से बना अगला वर्ड फंक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, फिर क्या, फंक्शन। फिर फंक्शन क्या हुए, डिफरेंशिएट, और क्या हुए, इंटीग्रेट। फिर क्या हुआ, फिर उससे साइंस बन गई। जो हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना होता तो आज हमारी साइंस बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाती, कमजोर हो जाती, वीक होती। तो
सारी साइंस के डेवलपमेंट के लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। तो आज आपको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाता हूं, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलेगा क्या, रिलेशन, फिर रिलेशन से निकलेगा क्या, फंक्शन, फिर फंक्शन से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निकलेंगे, जो आप +2 बीएससी बी सब में करते रहोगे। ओके, तो अभी हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स सिखाते हैं, छोटी सी कंसेप्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट्स को मल्टीप्लाई करना। सेट्स का सब्ट्रैक्शन आपको हमने सिखाया था, सेट्स का एडिशन करना बताया था, लेकिन एडिशन आपके कोर्स में नहीं है। सेट्स को ऐड करना सिखाया तो था मैंने, सेट्स कैन बी एडेड बट दे कैन बी एडेड इन हायर क्लासेज, नॉट फॉर यू। आपके लिए सब्ट्रैक्शन था कोर्स में, मैंने कराया। मल्टीप्लीकेशन कोर्स में है, बताता हूं। डिवीजन, सेट्स कैनॉट बी डिवाइडेड, तो डिवीजन इज नॉट डिफाइंड ऑन सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है। सपोज आप सेट ए ले लें, ए बी सी, फिर सेट बी ले लें, पी कॉमा क्यू, देन ए क्रॉस बी कैन बी डिफाइंड। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी, ये इसका नोटेशन है। और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, देखो पहचानो। ए को कैच करें, और मतलब सेट ए का एक एलिमेंट कैच करें और बी के दोनों एलिमेंट के साथ मैच करें, कैच मैच करें। कैसे? ए कॉमा पी, ऐसे मैचिंग करें। फिर ए कॉमा क्यू, ये दूसरा एलिमेंट आ गया, ए क्रॉस बी आने लग गया, ऐसे आता है। सेट ए का 1 एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट। अच्छा, सेट ए का आप दूसरा एलिमेंट ले लो, बी पी बी क्यू, सी को कैच करो, सी पी सी क्यू, और बीच में कॉमाज लगा सकते हो। और ये बेटे आंसर हो गया ए क्रॉस बी। और कुछ डाउट हो पूछो। एक बात आपने ऑब्जर्व की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये आई हुई है 1 2 3 4 5 6, और ये पता है ये हमेशा इस तरह से होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ठीक है। अच्छा, एक क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, कोई बता सकता है? 64 ऑफ ए क्रॉस बी, यस बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n आपके केस में 6 हो गया। ए क्रॉस बी के सबसेट चाहते हो तो 2 की पावर 6, दैट इज 64 सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के। अच्छा, ए के सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, जस्ट फॉर नॉलेज, 8 यस। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 to the power n, 2 to the power 3, 8. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी 2 to the power n, 2 की पावर 2, दैट इज 4। ठीक, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करके देते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेट A इक्वल टू 1 2 गिवन, मैं दोबारा लिख देता हूं। सेट A इन्होंने दिया हुआ है 1 2, सेट B गिवन एज 3 4, एंड सेट C गिवन एज 4 5, और फाइंड ये करा दिया A क्रॉस B यूनियन C। सब लोग लर्न करें, A क्रॉस B यूनियन C। A क्या है? 1 2। A हमने सिंपली कॉपी कर दिया, क्रॉस B यूनियन C। बताओगे बेटे B यूनियन C में क्या आएगा? 3 4 5। यस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A
sorry, all elements of B and all elements of C with no element repeated. कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखना. तो B के सारे एलिमेंट और C के सारे एलिमेंट all to be written here exactly once. Repetition is that's not allowed. अब आप A क्रॉस B यूनियन C के लिए रेडी हो गए. वन एलिमेंट लीजिए यहां का और ऑल एलिमेंट लीजिए वहां के. क्या क्या आएगा अब बताओ बेटा. 1 3 कॉमा, अब क्या आएगा 1 4 कॉमा 1 5. 1 को कैच करो, सारों के साथ 1 by 1 मैच करें. कैच 2 मैच विद ऑल 1 by 1 लाइक 2 3 फिर 2 4 then 2 5 like that. हो गया, यही करना था. So we have done this question number 2. ये रहा question number 3 जिसमें आपको so many results verify करके देने हैं. ABC given और ये कहता है वेरीफाई करिए. तो फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करूंगा मैं. फर्स्ट A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू सेट A. कहां है, इधर है 1 2 3 क्रॉस B यूनाइटेड विद C. बताओगे B यूनियन C कितना है. 4 5. यस. अब इनको मल्टीप्लाई कर लो. 1 को उन दोनों के साथ अटैच कर दो. 1 4 1 5 ऐसे टू डायमेंशनल पॉइंट टाइप बनाते हैं. पॉइंट ही बनते हैं एक्चुअली. 1 4 1 5 ऐसे पॉइंट होते हैं ना 2D के, वही पॉइंट टाइप ही है ये. फिर 2 4 2 5 इस तरह ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है. उसके बाद 3 4 3 5. ये आपने A क्रॉस B यूनियन C लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल डाली. नाउ वी विल फाइंड A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. ट्राई दिस आउट. A क्रॉस B आपको देखो A B C सब दिखते हैं वहां ऊपर है. तो A क्रॉस B की वैल्यू बताओ पहले. तो A क्रॉस B इन दोनों का क्रॉस करो, इन दोनों को क्या आएगा 1 4 2 4 3 4. ये क्रॉस B आ गया. नाउ A क्रॉस C. A क्रॉस C यहां लिखिए. A क्रॉस C 1 5 2 5 3 5. 1 5 2 5 3 5. अब इसकी उसके साथ यूनियन ले लो. यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे. फर्स्ट सेट के सारे आएंगे और सेकंड के सारे आए. कोई एलिमेंट क्लैश नहीं कर रहा है. क्लैश तब माना जाएगा जो 1 4 एग्जैक्टली यहां प्रेजेंट हो, तो क्लैश माना जाएगा. सारे अलग अलग हैं. 1 5 2 5 एंड 3 5. अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. आप 1 को देखो, इसे और इसे, सारे एलिमेंट सेम हैं. इधर उधर लिखा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 5 इधर है, 2 4 इज हियर. सारे 1 2 3 4 5 6 आप देखो सारे एलिमेंट इसका ना जैसे 2 5 है ना, तो यहाँ 2 5 होना चाहिए. वहां 2 5 और यहाँ 5 2 तो इक्वल नहीं माना जाएगा. 2 5 और 5 2 इक्वल नहीं होते. एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में आना चाहिए यहाँ आंसर. 2 5 है तो इधर भी 2 5, उधर 3 5 है तो इधर भी 3 5. तो यू कैन से दैट A क्रॉस B यूनियन C is A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. 1 and 2 together imply A क्रॉस B यूनियन C is A क्रॉस B united with A क्रॉस C. ये देखो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया. फर्स्ट पार्ट एज का. इसमें सेकंड पार्ट भी है. ये देखो
सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड फिर से उठा ली मैंने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन सी, बताओगे? बी इंटरसेक्शन सी 4 5 इंटरसेक्शन, बेटा यूनियन बता दिया आपने? अच्छा सर, नल फिर वो नल सेट होगा। नल सेट होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विद नल सेट इज नल सेट, क्योंकि वो जो 1 4 2 4 करते हो इसमें करने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये नल सेट होता है। बस याद ही करके रख लो, मैं यही कह सकता हूं, और क्या कर सकते हैं। राइट हैंड साइड उठा लो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी तो है अपने पास, यस, ए क्रॉस बी आपके पास ए बी दिख रहे हैं अभी, ए क्रॉस बी उनसे देख के लिखो, 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी लिखिए। अब आप ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी आएगा 1 5 2 5 3 5, 1 5 2 5 3 5। अब देखो दिस इंटरसेक्शन दैट कितना आएगा बताओगे? कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नल सेट आएगा, ये नहीं बोलना कि 1 कॉमन है, नहीं, पूरा 1 4 पूरा पेयर होना चाहिए वहां। 1 4 इक्वल टू 1 5 नहीं होता, 1 4 इक्वल टू 1 4 ही होता है, ये 1 एलिमेंट है, तो ऐसा ही वहां होना चाहिए। तो LHS इज इक्वल टू RHS, रिजल्ट इज अगेन वेरीफाइड, हो गया। एक और इन्होंने दे रखा है, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इसे भी कर देता हूं, पहले यहां लिख देते हैं, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब चलते हैं ए बी सी की वैल्यू देखने के लिए, सामने दिख रही है वैल्यूज, ए बी सी कैन बी सीन। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ए का वैल्यू है 1 2 3, डन। क्रॉस बी माइनस सी बताओगे बेटा, बी माइनस सी 4, यस 4 आएगा, और 5 का मतलब बी माइनस सी जब करते हैं तो सेट बी के एलिमेंट आते हैं, और अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, और एलिमेंट बी का आता है। माइनस करना मैंने पहले सिखाया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में, अब आप क्रॉस कर लो, 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4, ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई बेटा। राइट हैंड साइड को कैच करो, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, कंटिन्यू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है 1 4 2 4 3 4, माइनस ए क्रॉस सी का मीनिंग, ए क्रॉस सी 1 5 2 5 3 5, इसमें से जब उसे माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 4 हाँ, ये सारा सेट आ जाएगा। क्यों? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट में से काट दिया जाता है, तो इसका कोई भी एलिमेंट उसके साथ कॉमन नहीं है, इसलिए फर्स्ट सेट कंप्लीट, इसमें से कोई कट नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट कट कर दिया जाता है बस। तो 1 4 2 4 3 4, नाउ यू ऑब्जर्व दिस and observe this, the two are equal, so LHS is equal to RHS, result number 3rd is verified। ठीक है, तो आज बस यहीं तक रखूंगा, अगले दिन फिर से चलूंगा आगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक ही 2 क्वेश्चन बचे हैं, पर मैं अब आज नहीं करूंगा, आज फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, आगे भी